हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। अनलॉक वर्ल्ड अफेयर सीरीज में आज सिक्स सेशन में हम चर्चा करेंगे 16 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 के बीच में घटित हुए वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में, जो कि हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मिलेंगे करंट अपडेट्स विद बैक स्टोरी, साथ ही ज्योग्राफिकल मैपिंग, फिजिकल और पॉलिटिकल मैपिंग उस पर्टिकुलर देशों की, और रिलेटेड जीएस टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहली न्यूज है टर्की और ग्रीस से संबंधित। टर्की और ग्रीस की आप लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक सी है, ये है सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा, और ये है एजियन सी, एजियन सी। मेडिटेरियन सी से एजियन सी में आप पहुंचते हैं, और एजियन सी से सी ऑफ मरमरा में जाने के लिए आपको ये स्ट्रेट क्रॉस करनी होगी, जिसको बोलते हैं दार्डनलिस स्ट्रेट, स्ट्रेट। और मरमरा सी से फिर ब्लैक सी में जाने के लिए ये जो स्ट्रेट क्रॉस करनी पड़ती है, इसको बोलते हैं बोस्फोरस स्ट्रेट, बोस्फोरस स्ट्रेट। ग्रीस के द्वारा भी, ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 92 नेक्ड माइग्रेंट्स, जिनको हार्म भी पहुंचाया गया था, जिनको चोटें लगी हुई थी, इनको ग्रीक पुलिस के द्वारा फाउंड किया गया। और ग्रीस के द्वारा ये क्लेम किया गया कि टर्की के द्वारा इनको ग्रीस की बाउंड्री में पुश किया गया है। यहाँ पर एक रिवर निकलती है, जिसको रिवर का नाम है एब्रोस रिवर। ये रिवर यहाँ से आती है और टर्की और ग्रीस की बाउंड्री बनाती हुई एजियन सी में गिरती है। इस रिवर की से पुश किया गया था इनको, ऐसा ग्रीस का क्लेम है। इसके बाद टर्की की तरफ से बयान आता है। टर्की का कहना है कि ये फाल्स न्यूज है। साथ ही टर्की का कहना है कि टर्की इस समय लार्जेस्ट रिफ्यूजीज को होस्ट करता है वर्ल्ड में। ऐसे में ये कहना कि रिफ्यूजीज को टर्की के द्वारा पुश किया गया है, ये गलत है। साथ ही टर्की ने एक्यूज किया ईयू को भी, कि ईयू के कहने पर ही ग्रीस के द्वारा इस तरह से उकसावे की कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में एक और घटनाक्रम हुआ था इसी तरह माइग्रेंट्स को लेके, जिसमें ग्रीक आइलैंड के पास रिफ्यूजी जो बोट थी वो सिंक हो गई थी। इसमें लगभग 21 लोगों की डेथ हुई थी, 21 माइग्रेंट्स की डेथ हुई थी। टर्की और ग्रीस के बीच में जनरली काफ़ी समय से काफ़ी चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट है, जिसमें एक है साइप्रस इश्यू। साइप्रस इश्यू को लेकर काफ़ी डिस्प्यूट है। उसके अलावा एयर स्पेस वायलेशन को लेके डिस्प्यूट है, जिसमें कई बार ग्रीस के द्वारा टर्की पर ब्लेम किया जाता है कि टर्की वायलेट्स करता है उनके एयर स्पेस को। साथ ही टर्की के द्वारा अक्यूज किया जाता है ग्रीस को कि ग्रीस भी टर्की के एयर स्पेस को वायलेट करता है। इसी तरह से अभी हाल ही में टर्की ने अक्यूज किया ग्रीस को कि ग्रीस है, एजियन जो आइलैंड है, ये एजियन सी में जो ग्रीस के आइलैंड्स हैं, इनको मिलिटराइज कर रहा है, और जिसका काफ़ी खतरनाक परिणाम होंगे। ये वॉर की तरफ जा सकता है, ऐसा टर्की के द्वारा कहा गया। टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्डोगन, उनके द्वारा कहा गया कि यू ऑक्यूपाई द आइलैंड डजंट बाइंड अस, व्हेन द टाइम कम्स वी विल डू व्हाट नेसेसरी एज वी से वी हैव कम डाउन सडनली वन नाइट। ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उनके द्वारा सीधी सीधी चेतावनी थी कि हम वॉर में जा सकते हैं और अचानक स्ट्राइक कर सकते हैं ग्रीस के ऊपर। साथ ही उन्होंने कहा लुक एट हिस्ट्री, इफ यू गो फर्दर द प्राइस विल बी हैवी, वी हैव वन सेंटेंस टू ग्रीस, डोंट फॉरगेट इजमिर। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें ग्रीस के लिए सिर्फ एक ही लाइन कहनी है, डोंट फॉरगेट इजमिर। इसका मतलब क्या था? इजमिर की अगर हम बात करें, तो आप लोकेशन देखें तो टर्की में ये जगह है इजमिर, जिसको पहले कहा जाता था सिमिरना, सिमिरना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब ग्रीको टर्किश वॉर चल रहा था, ग्रीको टर्किश वॉर चल रहा था, ये वॉर चल रहा था 1919 से 1922 तक ये वॉर चला था, ग्रीको टर्किश वॉर। और ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद ही शुरू हुआ था, ओटोमन एम्पायर का जब पार्टीशन हुआ था उसके बाद। इसमें क्या हुआ था, इजमीर में ग्रीक सेना ने एडवांस कर लिया था और इजमीर को कैप्चर कर लिया था, और ये 1919 में कैप्चर कैप्चर किया। बाद में टर्किश आर्मी के द्वारा इसको रिकैप्चर किया गया। बैटल बैटल ऑफ सकायरा हुई, बैटल ऑफ सकायरा 1921 में शुरू हुई, और फिर टर्किश आर्मी के द्वारा 1922 में, 1922 में इजमिर, जिसको सिमिरना कहा जाता है, इसको कैप्चर किया गया दोबारा से। और यहाँ पर टर्किश आर्मी के द्वारा जो ग्रीक क्वार्टर्स थे, उनमें आग लगा दी गई, जिसको ग्रेट फायर ऑफ सिमिरना बोलते हैं, जो कि 13 सितंबर से 22 सितंबर, लगभग 9 दिन चली थी 1922 में। 13 सितंबर से 22 सितंबर 1922, 9 दिन तक ये आग चली थी, और उसके बाद ही वॉर खत्म हुई थी।
इस आग में लगभग पूरा जो ग्रीक क्वार्टर्स थे स्मिर्ना सिटी के, इजमिर सिटी के, वो पूरे जल के खाक हो गए थे। इसी चीज को लेके टर्किश प्राइम मिनिस्टर द्वारा कहा गया कि डोंट फॉरगेट इजिर्मा। लगभग 1 लाख लोगों की इसमें डेथ हुई थी। टर्की और ग्रीस में ये काफी कॉन्फ्लिक्ट काफी टाइम से चल रहा है, जिसमें एक साइप्रस का मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको लेके दोनों देशों के बीच में, ग्रीक साइप्रस और टर्की साइप्रस के बीच में ये विभाजन होता है साइप्रस द्वीप का, और इसको लेके काफी बड़ा डिबेट और डिस्कशन अभी तक भी चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। ऑस्ट्रेलिया ने पहले वेस्ट जेरूसलम को कैपिटल रिकॉग्नाइज किया था 2018 में इजराइल की, लेकिन अभी रिवर्स कर दिया है इस डिसीजन को ऑस्ट्रेलिया ने, और वेस्ट जेरूसलम की जगह तेल अवीव को ही कैपिटल रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आप अगर लोकेशन देखें तो ये जेरूसलम है जो कि वेस्ट बैंक में है अवस्थित, तेल अवीव यहाँ कोस्ट पे है, मेडिटेरियन कोस्ट पे अवस्थित है तेल अवीव, जो कि कैपिटल है। अभी के लिए जेरूसलम कैपिटल है, जो कि इजरायली मानते हैं, और यूएसए के द्वारा भी इसको, ट्रम्प के द्वारा रिकॉग्नाइज किया था जेरूसलम को इजराइल कैपिटल, और यूएस के द्वारा एम्बेसी को मूव भी किया था तेल अवीव से इजराइल जेरूसलम की तरफ। और ये भी जो घटनाक्रम हुआ है, ये मेनली हुआ है जो सेंट्रल लेफ्ट लेबर पार्टी गवर्नमेंट में आई है ऑस्ट्रेलिया में, उसके द्वारा। उनका कहना है कि जेरूसलम जो है वो कैपिटल नहीं हो सकती। उसका कारण है कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन को, टू पार्टी सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। पहले ये स्कॉट मॉरिसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे, इनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया था 2018 में। उसके लिए कई लोग बताते हैं कि उसका एक कुछ कारण ये थे कि जिस पर्टिकुलर जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन से ये आते हैं वहां पर ज्यादातर ज्यूज पॉपुलेशन है, जिनके वोट्स पाने के लिए इन्होंने ये काम किया था। इसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का बयान आता है कि जेरूसलम इज द इटर्नल अनडिवाइडेड कैपिटल ऑफ इजराइल एंड नथिंग विल चेंज दैट। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑस्ट्रेलिया क्या रिकॉग्नाइज करता है नहीं करता है। पीएम स्कॉट मॉरिसन ये आते हैं कंजर्वेटिव पार्टी से, और दिसंबर 2018 में इन्होंने ये डिसीजन लिया था जब तेल अवीव से इन्होंने जेरूसलम को कैपिटल माना था। लेकिन अब दोबारा से नई गवर्नमेंट ने इसको रिवर्स कर दिया इस डिसीजन को। अगर हम देखें तो जेरूसलम को जो इजराइल की कैपिटल मानने वाले कुछ ही देश है जो रिकॉग्नाइज करते हैं, जिनमें से एक अभी है यूएसए, एक है कोसोवा, और एक है गुआटेमाला। ऑस्ट्रेलिया में नेक्स्ट ईयर 2025 में इलेक्शन भी होने, जो नेक्स्ट इलेक्शन है ऑस्ट्रेलिया में 2025 में होने। ऐसे में अगर स्कॉट मॉरिसन की पार्टी दोबारा जीत के आती है तो हो सकता है ये डिसीजन दोबारा से रिवर्स कर दिया जाए। नेक्स्ट न्यूज है यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड। यूनाइटेड किंगडम की अगर लोकेशन देखें तो ये लोकेशन है, ये आयरलैंड है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का पार्ट है, नॉर्दर्न आयरलैंड स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, जिनको मिला के चारों टेरिटरी को मिला के यूके कहा जाता है। 0 डिग्री लाइन इंग्लैंड के पास से गुजरती है, लंदन के ऊपर से, ग्रीनविच लाइन इसको बोलते हैं। यूके की न्यूज है, एक न्यूज है यूके की जो पीएम थी लिज ट्रस, उनके द्वारा रिजाइन कर दिया गया आफ्टर 45 डेज। लगभग 6 हफ्ते तक ही ये ऑफिस में रही और शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रीमियर हुई, सबसे कम समय तक रहने वाली प्राइम मिनिस्टर हुई यूके की। ये लीडर थी कंजर्वेटिव पार्टी की, कंजर्वेटिव पार्टी से आती थी लिज ट्रस, और इनके द्वारा टैक्स कट प्लान दिया गया, साथ ही उससे केओस हो गया और काफी ज्यादा, क्योंकि यूके की इकोनॉमी ऑलरेडी काफी समय से काफी समस्याओं में ग्रसित है, और पाउंड के कोलैप्स होने के बाद डॉलर के सामने इन्फ्लेशन की समस्या चल रही है, साथ ही जॉब लॉस की समस्या चल रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है लोगों की। इनके द्वारा फिर बयान दिया गया लिज ट्रस के द्वारा कि आई केम इनटू ऑफिस एट अ टाइम ग्रेट इकोनॉमिक इंटरनेशनल इंस्टेबिलिटी, our country was held back for too long by low economic growth. We set our vision for a low tax, high growth economy, but that would take advantage of British Brexit. I recognize, though, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. इसको लेके इन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद इंडियन ओरिजिन के जो ऋषि सुनक हैं, ये नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए यूके के। ऋषि सुनक पहले फर्स्ट पीएम है इंडियन ओरिजिन के, साथ ही यंगेस्ट ब्रिटिश पीएम है 210 ईयर्स में, 210 ईयर्स में यंगेस्ट ब्रिटिश पीएम है अभी तक के। ये फॉर्मर चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे ऑलरेडी ब्रिटेन में, फरवरी 2020 में अपॉइंट हुए थे ये चांसलर ऑफ एक्सचेकर के पद में, और ये कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं, कंजर्वेटिव एमपी हैं।
2015 में ये पहली बार एमपी बने थे। नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं, उनकी बेटी आकांक्षा मूर्ति इनकी वाइफ है। ऋषि सुनक के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो किसी समय में पंजाब से 1960s के आसपास केन्या गए थे, और उसके बाद इनके पेरेंट्स इंग्लैंड पहुंचे, और आज ऋषि सुनक, इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक, यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऋषि सुनक के सामने और भी काफी समस्या है, जिसमें एक है इंडिया यूके एफटीए। इंडिया यूके एफटीए जो कि नवंबर या फिर दिवाली तक डेडलाइन थी इसकी फाइनल होने की, लेकिन उसके बाद भी ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ। और ऋषि सुनक के सामने ये है सम, कि इसको जल्दी से जल्दी, लगभग अब जो डेडलाइन आ रही है निकल के कि मार्च तक आ रही है, जब तक ऋषि सुनक सेटल होते हैं उसके बाद मार्च तक इसको फाइनल कर लिया जाएगा इंडिया यूके एफटीए को। इंडिया यूके एफटीए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एनुअल ट्रेड होता है ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, जो बायलेटरल ट्रेड होता है उसमें लगभग 70% सर्विसेज रिलेटेड है। और यही मेन क्लोज है जिस पे काफ़ी डिस्कशन चल रहा है, जिसमें फ्री फ्लो ऑफ डाटा की बात की जा रही है कि डाटा का फ्री फ्लो हो, डिजिटल ट्रेड को स्मूथ किया जाए, साथ ही पीपल टू पीपल और वर्क कल्चर के लिए लोगों का एक दूसरे देशों में आना जाना ईजी हो, हैजल फ्री हो। ऋषि सुनक के सामने और भी काफ़ी चैलेंजेस हैं अब पीएम बनने के बाद, जिसमें से एक चैनल है कि वो अपनी कंजर्वेटिव पार्टी को कैसे यूनाइट करेंगे, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी में ऑलरेडी काफ़ी समस्या चल रही है, और 2024 में 2024 में इलेक्शन है ब्रिटेन में। ऐसे में ये सबसे पहली समस्या उनके पास कि कंजर्वेटिव पार्टी को यूनाइट करना है। उसके बाद समस्या है इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके, जो ब्रिटेन में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, करेंसी का जो डिप्रिसिएशन हो रहा है पाउंड का, उसको लेके एक समस्या है। इमीडिएट जो टैक्स की बात करी जा रही है कि उसको बढ़ाया जाएगा, शार्प स्पेंडिंग स्पेंडिंग को कम किया जाएगा, स्पेंडिंग को कम किया जाएगा, टैक्स को बढ़ाया भी जा सकता है इमीडिएट। और हेल्थ और स्पेंडिंग कट करने की बात मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये कि हेल्थ, एजुकेशन और पेंशन फंड्स में भी क्या कटौती की जाएगी। साथ ही नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिडिक्शन किया जा रहा है 2023 के लिए ब्रिटेन के लिए कि ब्रिटेन में डिप्रेसेशन आ सकता है, डिप्रेसेशन आ सकता है। ऐसे में जॉब लॉस भी होंगे काफ़ी ज़्यादा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, साथ ही कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो एनर्जी क्राइसिस यूक्रेन वॉर के बाद से, जो एनर्जी क्राइसिस पूरे यूरोप में चल रहा है, उससे ब्रिटेन भी अछूता नहीं है। ब्रिटेन में भी एनर्जी क्राइसिस की अब समस्या दिखने लगी है। साथ ही ब्रेग्जिट को लेके ऋषि सुनक ब्रेग्जिट के सपोर्टर रहे हैं शुरू से, और ब्रेग्जिट के बाद जो डील हुई थी उसके बाद से जो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं ब्रेग्जिट के, ये भी यूके की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में ये ऋषि सुनक के सामने चैलेंज होगा। ऋषि सुनक ने लिस्ट ट्रस्ट के द्वारा सुलेला ब्रेवरमन को पहले अपॉइंट किया गया था, लेकिन बाद में उनको हटा दिया गया। उनके द्वारा जो इंडियंस के वीजा ओवरस्टेयर को लेके जो बयान दिया गया था सुलेला ब्रेवरमन के द्वारा, और ये राइट विंगर है मेनली, इनको अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम डिपार्टमेंट बनाया गया है ऋषि सुनक के द्वारा। और इनके द्वारा कहा गया था कि जो इंडियंस हैं ये लार्जेस्ट वीजा ओवरस्टेयर है, और माना जाता है कि ये जो इंडिया यूके एफटीए है उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आई हैं उसका एक कारण इनका बयान भी है, जिसको लेके कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है इंडिया यूके एफटीए को। नेक्स्ट जो न्यूज आ रही है वो है इटली से संबंधित। इटली में अभी इलेक्शन हुए थे, और इलेक्शन होने के बाद जो फार राइट लीडर हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की पहली वुमेन पीएम बनी है, फर्स्ट वुमेन पीएम बनी है। इटली की आप लोकेशन देखें तो ये लिगेरियन सी है, ये टिरेनियन सी से मैसिना स्ट्रेट होते हुए आप आयोनियन सी में पहुंचते हैं। आयन सी में आपको मिलती है गल्फ ऑफ टोरंटो, और गल्फ ऑफ टोरंटो से आयोनियन सी से आप एड्रियाटिक सी में पहुंचते हैं। एड्रियाटिक सी में ही है गल्फ ऑफ वेनिस, यहीं पर अवस्थित है वेनिस। साथ ही इटली की राजधानी को देखें तो ये रोम है इटली की राजधानी, और रोम के पास में ही है वेटिकन सिटी जो कि पोप की सीट है। ये इटली के ही दो आइलैंड हैं, सिसिली और सार्डिनिया। ये कोर्सिको जो आइलैंड है ये फ्रांस का आइलैंड है, लिगरिन सी में ही। और कोर्सिको आइलैंड और सार्डिना के बीच में है स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो, यहीं पर मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी से
जब आयरन सी में आना होता है तो स्ट्रेट ऑफ सिसिली को क्रॉस करना पड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ सिसिली, और यहीं पर माल्टा और सिसिली के बीच में है माल्टा चैनल। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर बनी है, पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर है और पहली फर्स्ट फार राइट प्राइम मिनिस्टर है, राइट विंग ग्रुप की प्राइम मिनिस्टर आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, मुसोलिनी के बाद पहली बार फार राइट लीडर आया है इटली में। सितंबर 25 को ये इलेक्शन हुए थे, जिसमें 64% वोटर टर्नआउट था, जिसमें जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी को, जो कि इनकी पार्टी है ब्रदर्स ऑफ इटली, इसको बहुमत मिला। इनकी जो कोलिशन है, जिसको लेके काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि इनकी जो कोलिशन पार्टी है, जिसमें एक पार्टी है राइट विंग लीग, जो कि है मेटियो सैल्विनी की पार्टी, और दूसरी जो कोलिशन पार्टी है वो है कंजर्वेटिव फोर्जा इटेलिया पार्टी। ये पार्टी है सिल्वियो बर्लुस्कोनी की। सिल्वियो बर्लुस्कोनी ऑलरेडी इटली के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इटली के, और इसको लेके काफी चीज आ रही है, क्योंकि सिल्वियो बर्लुस्कोनी का जो राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो संबंध है, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, तो ऐसे में माना जा रहा है कि फार राइट गवर्नमेंट जो इटली में आई है, ये कहीं ना कहीं ये ईयू का जो सैंक्शंस हैं रशिया पर, और ईयू को जो एक रखने की जो बात है, उसमें कहीं कहीं दिक्कत आ सकती है। लेकिन उसके बाद इटली की जो मेलोनी है, इन्होंने कमिट किया है ईयू को कि ये फैसिज्म को रिजेक्ट करेंगे। इन्होंने अपनी स्पीच में भी बोला इस चीज को। ईयू के बारे में अगर इटली के बारे में अगर हम देखें, तो इटली थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूरोप की, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूरोप की, और थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है यूरोप की, पॉपुलेशन वाइज भी थर्ड मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, और थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी है। साथ ही सेकंड मोस्ट इंडेप्टेड नेशन भी है यूयू का, सेकंड मोस्ट इंडेप्टेड नेशन है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डेप्ट है। और इटली की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ठीक नहीं है इनके आने के बाद, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी मेनली क्रिश्चियन वैल्यूज को ज्यादा प्रेफर करती हैं, क्रिश्चियन वैल्यूज पे ज्यादा फोकस करती हैं। साथ ही ये इलिबरलिज्म की बात करती हैं, इस्लामोफोबिक भी बोला जाता है कई लोगों के द्वारा इनको कि ये इस्लामोफोबिक है। साथ ही पॉपुलिस्ट लीडर हैं, जो पॉपुलिस्ट मेजर लेने में घबराती नहीं है, और एंटी माइग्रेंट के लिए भी इनको क्लेम किया जाता है कि एंटी माइग्रेंट हैं ये, कुछ बयान इन्होंने इस तरह से दिए हैं। साथ ही यूक्रेन के मुद्दे को लेके ईयू के जो यूनिटी है, उसको खतरा बढ़ने के आसार हैं, ऐसा कई लोगों के द्वारा अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि मैं इटली डिपेंडेंट है गैस के लिए रशिया पे। साथ ही जो इनकी पार्टी के कोलिशन है, जिसमें बर्लुस्कोनी हो गए, इनका पुतिन के साथ एक्सिस है, साथ ही साल्विनी है, जिनके द्वारा कहा गया है कि सैंक्शंस रसिया पे लगाए जा रहे हैं यूयू के द्वारा, वो ठीक है, लेकिन ये सैंक्शंस को इटली के लोग पे नहीं करेंगे, इटली के लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन सैंक्शंस के द्वारा। ऐसे में ईयू कितना टाइम तक अपने आप को होल्ड रख पाता है अगेंस्ट रशिया एज ए यूनिट, ये देखने वाली बात है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है म्यांमार से रिलेटेड। म्यांमार की अगर लोकेशन देखें, तो ये म्यांमार की लोकेशन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर म्यांमार के बीच में से गुजरती है। ये म्यांमार की राजधानी है नायपीताउ। म्यांमार बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ, चाइना के साथ, इधर लाओस के साथ, थाईलैंड के साथ ही बांग्लादेश के साथ। यहीं पे है सितवे सितवे पोर्ट। म्यांमार की जो न्यूज है वो है आंग सान सूकी से रिलेटेड। अभी आंग सान सूकी को, ये जेल में है, काफी समय से बंद है जेल में। इनको अरेस्ट कर लिया गया था जब मिलिट्री कू हुआ था म्यांमार में, और अभी इनको 26 साल की सजा सुनाई गई है लेटेस्ट करप्शन केस में। इनके ऊपर फरवरी 2021 में मिलिट्री ने कू किया और सीज कर ली थी पावर, उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और इन पे चार्ज लगाए गए हैं एंटी करप्शन के। इन पे लगभग 12 के आसपास चार्ज लगाए गए हैं, जिसमें कोविड रेस्ट्रिक्शंस को ब्रेक करने को लेके हैं। उसके अलावा ऑफिशियल्स सीक्रेट्स जो एक्ट है, उसको इन्होंने ब्रीच किया है, ऐसा आरोप लगाया गया है। शादी सेडिशन का, राजद्रोह का आरोप लगाया गया है। इलेक्शन फ्रॉड का आरोप लगाया गया है, इन्होंने इलेक्शन फ्रॉड किया है। इसको लेके अभी जो न्यूज आई है वो इनको 26 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ये डिफेक्टो हेड ऑफ गवर्नमेंट थी, स्टेट काउंसलर थी जब म्यांमार में सरकार लोकतांत्रिक सरकार थी। बाद में फरवरी 2021 में
म्यांमार में आर्मी के द्वारा कू किया गया। अभी फाइनली आर्मी का शासन है वहाँ पर। एक और जो इम्पोर्टेंट न्यूज है म्यांमार से रिलेटेड, वो है म्यांमार मिलिट्री एयर स्ट्राइक्स को लेके। म्यांमार की मिलिट्री ने अभी एयर स्ट्राइक किया है, जिसमें लगभग 60 से ज़्यादा लोग काचिन रिबेल्स में मारे गए हैं, काचिन एरिया में। और एक और इन्फॉर्मेशन से माना जाता है कि लगभग 80 के आसपास लोग मारे गए हैं। काचिन की बात करें तो काचिन का जो एरिया है, काचिन स्टेट, ये नॉर्दर्न स्टेट है म्यांमार का। ये वाला जो रीजन है इसको काचिन एरिया बोलते हैं। यहाँ पे काचिन रिबेल्स हैं, जो कि म्यांमार आर्मी को सपोर्ट नहीं करते और उसके खिलाफ है। इनके ऊपर ये एयर स्ट्राइक्स किया गया। अगर आप देखें तो काचिन स्टेट जो है, इसकी जो माइनॉरिटी है, ये प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेज है मेनली, और ये सेंट्रल म्यांमार में ये अगेंस्ट मिलिट्री रूल काम करती हैं। काचिन एरिया को अगर देखें तो ये काचिन एरिया में यहाँ पे है हापाकांत। हापाकांत काफ़ी फेमस जगह है काचिन एरिया में, जो कि मेनली फेमस है जेड माइनिंग के लिए। और ये दुनिया का बिगेस्ट और मोस्ट ल्यूक्रेटिव जेड माइनिंग इंडस्ट्री है यहाँ पर काचिन एरिया में, हापाकांत में। और यहीं से रिवेल्स को और गवर्नमेंट्स को काफ़ी रेवेन्यू मिलता है इस पर्टिकुलर माइनिंग से। इसको भी लेकर म्यांमार आर्मी के द्वारा ये स्ट्राइक की गई, ताकि वो जल्दी से जल्दी इस काचिन रिबेल्स से इसको खाली कराया जाए और ये हपाकांत रीजन में जो माइनिंग है, उससे जो रेवेन्यू मिल सकता है उसको प्राप्त करें। म्यांमार आर्मी के द्वारा कहा गया है कि ये काचिन जो रीजन है, ये काचिन इंडिपेंडेंट जो आर्मी है, टेररिस्ट एक्ट करते हैं, ये टेररिस्ट है, और हमने टेररिस्ट गतिविधि को रोकने के लिए ही इन पर हमला किया। एक और न्यूज़ थी म्यांमार से रिलेटेड कि अभी एफएटीएफ की जो प्लेनरी मीटिंग हुई थी, इसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। साथ ही म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। अब म्यांमार समेत नॉर्थ कोरिया, म्यांमार और ईरान, ये 3 ही देश हैं जिनको ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है एफएटीएफ ने। इसके बारे में हम आगे चर्चा और करेंगे एफएटीएफ के बारे में। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है न्यूजीलैंड से रिलेटेड। न्यूजीलैंड में अभी अगर आप लोकेशन देखें तो ये न्यूजीलैंड की लोकेशन है। ये कुक स्ट्रेट है न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में। ये साउथ आइलैंड है न्यूजीलैंड का, ये नॉर्थ आइलैंड है। न्यूजीलैंड की अगर आप राजधानी देखें तो ये राजधानी नॉर्थ आइलैंड पे वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। और यहीं पे कुक स्ट्रेट है, जो कि नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में से निकलता है, जो कि तस्मान सी को जोड़ता है साउथ पैसिफिक ओशियन से। यहीं पे साउदर्न आल्प्स है। सो न्यूजीलैंड की जो न्यूज है वो ये है कि पहली बार, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, मेजोरिटी ऑफ वुमेन लॉ मेकर्स हुआ है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर अब इस टाइम है मेजोरिटी जो है वुमेन की है। 60 वुमेन्स हैं और 59 मेंस हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड ने जो 50% से अधिक, 50% प्लस वुमेन पार्लियामेंट जिन जिन देशों में है, उनकी अगर हम बात करें तो वह है क्यूबा, मैक्सिको, निकारागुआ, साथ ही है रवांडा, यूएई और न्यूजीलैंड, जिनमें 50% से अधिक वुमेन है पार्लियामेंटेरियंस। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में जो पहली वुमेन एमपी बनी थी वो 1933 में बनी थी। और 1893 में पहली बार न्यूजीलैंड पहला नेशन था, फर्स्ट नेशन था जिसने अलाउ किया था वुमेन को वोट करने के लिए, वोटिंग के लिए। ऐसा न्यूजीलैंड पहला नेशन था, 1893 में इन्होंने अलाउ किया था वुमेन्स को कि वुमेन्स वोट कर सकती हैं। वो अलग बात है कि जो पहली एमपी बनी थी वो 1933 में बनी थी। और आज 50% से अधिक वुमेन पार्लियामेंट्रियन है न्यूजीलैंड में। ये न्यूजीलैंड की पीएम है जेसिंडा आर्डर्न, जो कि तीसरी फीमेल, थर्ड फीमेल प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है साउथ कोरिया से रिलेटेड। साउथ कोरिया की अगर आप लोकेशन देखें तो ये 38 डिग्री पैरेलल लाइन जो है, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है। और साउथ कोरिया की राजधानी है ये सियोल। यहीं पे नेक्टोंग रिवर दिखेगी आपको, जो कि सियोल के पास से गुजरती है। सियोल में अभी स्टैम्पेड हुआ। इस स्टैम्पेड में लगभग 151 लोगों की हेलोइन के दौरान मृत्यु हो गई। हेलोइन फेस्टिवल चल रहा था अभी न्यूजीलैंड, सॉरी साउथ कोरिया में। और इसमें मरने वाले लोगों में ज़्यादातर टीनेजर्स थे।
15 से लेके 22 साल तक के टीनेजर्स इसमें ज़्यादा थे। और ये 1 लाख लोग गैदर्ड हुए थे इस जगह, पर्टिकुलर जगह पे, जो कि बिगेस्ट आउटडोर हेलोइन फेस्टिविटीज थी साउथ कोरिया की। लेकिन इसमें स्टैम्पेड में लगभग 151 लोगों की मृत्यु हुई। अगर आप देखें तो ऐसा ही एक स्टैम्पेड अभी कुछ समय पहले इंडोनेशिया में हुआ था, जहाँ पर लगभग 125 लोगों की मृत्यु हुई थी। इंडोनेशिया के फुटबॉल स्टेडियम में ये स्टैम्पेड हुआ था, जिसमें पर्टिकुलर जो 2 टीमों के फैन्स थे, इन दोनों में झड़प हुई। उसके बाद पुलिस के द्वारा जब बल प्रयोग किया गया, उसके बाद ये स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ मची और उसमें लगभग 125 लोगों की मृत्यु हो गई थी इस इंडोनेशिया में। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से जो लार्ज गैदरिंग होती हैं, उनको किस तरह से हैंडल किया जाए ताकि इस तरह की घटना नहीं घटे। ऐसी घटनाएँ किसी भी देश के लिए अछूती नहीं है। हर देश में, हर कहीं जगह ये ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर है मेनली, कि किसी न किसी तरीके से इन स्टैम्पेड को रोका जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है ब्राज़ील की। ब्राज़ील में अभी इलेक्शन हुए थे। 7 अक्टूबर को ये इलेक्शन हुए थे, जिसमें प्रेसिडेंट का कोटा है जो ब्राज़ील में माना जाता है, वो है 50%। कि किसी भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट को 50% वोट मिलेंगे तभी उसे जीता माना जाएगा लगभग। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की लोकेशन देखें तो ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड है। ये अमेजन रीजन है जिसमें ये अमेजन रिवर आप देख सकते हैं, जो कि सेकंड लार्जेस्ट रिवर बोला जाता है और साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट रिवर है। यही अमेजन रेन फॉरेस्ट है मेनली, जिनको लंग्स ऑफ द प्लेनेट बोला जाता है। ब्राज़ील 4th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, 4th लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और इस पर्टिकुलर इलेक्शन में जो लूला डिसिल्वा हैं, जो ब्राज़ील के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2003 से लेके 2010 के बीच में, इनकी जीत हुई है। जो इलेक्शन हुआ था 7 अक्टूबर को, उसमें इनको उतने वोट नहीं मिले थे, लेकिन उसके बाद दोबारा से 30 अक्टूबर को ये रन ऑफ इलेक्शन हुआ दोबारा से, जिसमें फाइनली इनको जीत मिली। लूला डिसिल्वा मेनली बात करते हैं इकोनॉमी की। फर्स्ट राउंड में जो वोटिंग टर्नआउट था वो 79 था, सेकंड राउंड में जो था 79.41 था। लूला डिसिल्वा के साथ में खड़े थे जेल बोल्सोनारो, जिनको ट्रम्प ऑफ द ट्रॉपिक्स बोला जाता है। ये मेनली राइट विंग ग्रुप के लीडर हैं और इनको जो वोट मिले फाइनली सेकंड राउंड के रन ऑफ के बाद, वो थे 49.10%। साथ ही लूला डिसिल्वा को मिले 50.90%। लूला डिसिल्वा की इसमें जीत हुई और लूला डिसिल्वा ब्राजील के प्रेसिडेंट बने। अगर बात करें ब्राजील की तो लूला डिसिल्वा मेनली काम करते हैं, इनका जो इलेक्शन स्पीचेज हैं और इनके जो काम है, वो इनका जो फोकस रहता है वो है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, जॉब्स को बढ़ाने के लिए, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, जो कि जब ये प्रेसिडेंट थे जब इन्होंने चलाया था बोल्सा फैमिलिया प्रोग्राम, जो कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम था, काफ़ी फेमस था ब्राज़ील में। और जेयर बोल्सोनारो मेनली राइट विंग ग्रुप के से लीडर हैं और ये क्रिश्चियन वैल्यूज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं। इनका जो टर्म चलता है वो है बाइबल, बीफ एंड बुलेट, क्योंकि गन वायलेशन को लेके इनके द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया और गन कल्चर को मेनली प्रमोट करने का काम करते हैं। अभी लूला डिसिल्वा मेनली जेल में थे। इनको 19 मंथ का जेल हुआ था करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। उसके बाद में इनको रिहा कर दिया गया। इसके बाद जैसे ही जेर बोल्सोनारो की हार हुई, उसके बाद जो बोल्सोनारो के समर्थक है उन्होंने रोड ब्लॉक किया, हाईवे को प्रोटेस्ट किया और उसके बाद जेर बोल्सोनारो के द्वारा सपोर्टर्स को रोड को खाली करने के लिए बोला गया। उनके द्वारा अपील की गई अपने सपोर्टर्स से कि आप इस तरह का डेमोक्रेसी में इस तरह की हरकत की कोई इजाज़त नहीं होती। जो भी रिजल्ट आया है उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली चीज़ें स्मूथ हुई ब्राज़ील में। ब्राज़ील की अगर बात करें तो ब्राज़ील में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लेके। ऐसा माना जाता है कि काफ़ी जब से बोल्सोनारो सत्ता में थे, काफ़ी ज़्यादा डिफ़ॉरेस्टेशन हुआ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। लगभग 2 बिलियन पेड़ों को काटा गया बोल्सोनारो गवर्नमेंट के अंडर में और ये डिफ़ॉरेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। लूला डी सिल्वा के आने के बाद से ये आशा लगाई जा रही है कि ये डिफ़ॉरेस्टेशन रुकेगा, क्योंकि लूला डी सिल्वा मेनली डिफ़ॉरेस्टेशन रेट, अगर लूला डी सिल्वा जब प्रेसिडेंट थे, तो उनके समय में ये डिफ़ॉरेस्टेशन जो रेट थी, काफ़ी कम थी। लेकिन जब से जेयर बोल्सोनारो प्रेसिडेंट बने, ये डिफ़ॉरेस्टेशन रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी।
अमेजन रेन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो अमेजन रेन फॉरेस्ट की जो साइज है वो लगभग इंडिया के डबल के बराबर है, ट्वाइस द साइज ऑफ इंडिया। और साथ ही इस पर्टिकुलर रीजन में 20% अर्थ का फ्रेश वाटर अवेलेबल है। 20%, 20% फ्रेश वाटर अवेलेबल है अर्थ का, पूरे प्लेनेट का, जिनको लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है। ऐसे में इन पर्टिकुलर जंगलों का जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, इसको रोकना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और ऐसे में अगर लूला डिसिल्वा सफल होते हैं तो ये अर्थ के लिए ही नहीं, सॉरी, ब्राजील के लिए नहीं, पूरी अर्थ के लिए, पूरे प्लेनेट के लिए एक अच्छा काम होगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया और ब्राजील के रिलेशन, ट्रेड में अगर हम देखें तो इंडिया, ब्राजील जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। लगभग 12 से 13 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है इंडिया ब्राजील के बीच में, जिसको बढ़ाया जा सकता है। और ये ट्रेड सरप्लस कंडीशन में है, क्योंकि लगभग इंडिया 6.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड एक्सपोर्ट करता है ब्राजील को, और लगभग 5 साढ़े 5 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है ब्राजील से। ब्राजील की अगर बात करें तो ब्राजील की बाउंड्री लगती है लगभग 10 देशों के साथ, लेकिन 150 वर्षों के इतिहास में ब्राजील की किसी भी देश के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है बाउंड्री को लेके। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है टेररिज्म फ्री कंट्री है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ऐसे में ब्राजील के पास सामर्थ्य भी और कंडीशन भी है कि ब्राजील जो साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात की जाती है उसमें उभर के सामने आ सकता है। नेक्स्ट न्यूज है रशिया से संबंधित, रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है उससे संबंधित न्यूज है। यूक्रेन की अगर हम लोकेशन देखें तो यूक्रेन के एक तरफ रशिया, इधर गिरा हुआ यूक्रेन बेलारूस से, इधर है पोलैंड, इधर है हंगरी, और ये है माल्डोवा। यहीं पर है ब्लैक सी, ये क्रीमिया पेनिनसुला है जिसको 2014 में रशिया ने एनेक्स किया था। यहीं पर है सी ऑफ अजोव, और ये कर्च ब्रिज यहाँ पर था जिस पे अभी अटैक हुआ था। रशिया ने पर्टिकुलर इन रीजन को, जो कि यूक्रेन के रीजन है, लुहांस्क, दोनेत्स्क, जेप्रोजिजिया और खेरसोन, इनको एनेक्स किया था, क्रीमिया को एनेक्स किया था 2014 में ही। और ये वॉर इन्हीं रीजन के लिए चल रहा है, इन रीजन को एनेक्स कर लिया गया रशिया के द्वारा। रेफरेंडम भी कराया गया और वहाँ पे एक स्थायी सरकार भी स्थापित कर दी गई है। अभी की जो न्यूज़ है वो है पुतिन के द्वारा, राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा इन पर्टिकुलर रीजन में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया गया है। उसका कारण है कि इन रीजन में यूक्रेन की आर्मी के द्वारा जो काउंटर अटैक हो रहा है उसको लेके, और साथ ही कुछ लोगों के द्वारा जो यूक्रेनियंस यहाँ पे रह रहे हैं उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसको लेके, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसको लेके मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया गया इन पर्टिकुलर नेक्स्ट रीजन में। साथ ही जो ये खेरसोन वाला रीजन है ये काफी इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, क्योंकि यही पहला रीजन है जो सबसे पहले, जो पहला अर्बन एरिया है, फर्स्ट अर्बन एरिया है जो कैप्चर किया था रशियन आर्मी ने सबसे पहले। और ये प्राइम टारगेट था रशिया का, क्योंकि ये वाला रीजन जो है इसमें काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं, और ये मेजर पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा मेजर पोर्ट्स हैं जो कि रशिया को ब्लैक सी में रास्ता देते हैं। रशिया के द्वारा अटैक किया जा रहा है यूक्रेन पर, और कीव को रखी, जो कि यूक्रेन की कैपिटल है कीव, उस पर काफ़ी ज़्यादा ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। ये ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं जो कि ईरानियन कमिकेज ड्रोन है, जिनको शहीद ड्रोन बोला जाता है इनके द्वारा। इस पर्टिकुलर रीजन में देखें तो जेप्रोजिजिया के पास यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है किरबीही री, किरबीही री। ये रीजन है, होम टाउन है ये जेलेंस्की का, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, इनका ये होम टाउन है किरबेरी। और ये इस पर्टिकुलर रीजन में रशिया के द्वारा काफ़ी एयर स्ट्राइक की गई हैं, ड्रोन अटैक किए गए हैं, जहाँ पे पावर प्लांट को डैमेज किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी को डैमेज किया गया है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कट हुई है और ब्लैकआउट शुरू हो गया है यूक्रेन में, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज शुरू हो गई है। इस पर्टिकुलर रीजन में काफ़ी सारी मेटलर्जिकल फैक्ट्रीज हैं, और ब्लैकआउट की वजह से ये इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है इसको नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के द्वारा, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति उनके द्वारा कहा गया है कि लगभग यूक्रेन की 33%, लगभग 1/3 जो पावर स्टेशन हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं इन पर्टिकुलर रशियन स्ट्राइक से। अभी रशियन ईरानी ड्रोन के द्वारा यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर को, लगभग 33% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। और इस नुकसान के लिए जो यूक्रेन के द्वारा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो है मेनली कमिकेज ड्रोन, जिसको शहीद 136, शहीद 136 ड्रोन कहते हैं, जिसकी मैक्सिमम रेंज है लगभग 2500 किलोमीटर।
ये मेनली ईरानियन ड्रोन है। ईरान के द्वारा डिनाई किया गया है इस क्लेम को कि हमारे ये ड्रोन, हम ये इन ड्रोनों को रशिया को सप्लाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके कई सारे जो इक्विपमेंट्स मिले हैं, मलबा मिला है, उसके द्वारा ये पता लगाया गया है कि ईरानियन ड्रोन्स हैं जिनको रशिया के द्वारा यूज़ किया जा रहा है इन पर्टिकुलर यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने के लिए। अभी यूएसए की तरफ से व्हाइट हाउस के द्वारा कहा गया, एक रिपोर्ट दी गई जिसमें कहा गया कि ये ईरानियन ड्रोन को जो रशिया के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, रशियंस इसको यूज़ करना नहीं जानते, इसलिए ईरान के द्वारा बाकायदा ट्रेनर्स को क्रीमिया में भेजा गया है, ईरानियन मिलिट्री के, जो कि इन ड्रोन्स को ऑपरेट करने को लेके गाइड कर सके। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि लगभग 400 के आसपास ये शहीद ड्रोन रशिया को सप्लाई किए गए हैं, और आने वाले टाइम में और लगभग 1500 ड्रोन सप्लाई करने का प्रस्ताव है ईरान का। और इस चीज़ को यूएसए ने कहा है कि ये अगर इस तरह की बात को ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है इस रशियन यूक्रेन वॉर में, ईरान ने और रशिया ने इस चीज़ को डिनाई किया है अभी तक, ईरान और रशिया दोनों ने ही, कि इन ड्रोन का यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन जो मलबा मिलता है वो से इस सब बातों से कॉन्ट्ररी होता है। यूएस ने इसको लेके ईरान को वॉर्न भी किया है। रशिया के द्वारा एक और न्यूज़ आ रही है, रशिया के द्वारा कहा गया है कि, और वेस्टर्न कंट्रीज को वॉर्न किया गया है कि वी कैन टारगेट योर कमर्शियल सैटेलाइट्स। इसके लिए कारण ये था कि रशिया के द्वारा ये कहा गया कि जो कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं, इनको मिलिट्री के यूज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा, और ये यूज़ करवाया जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा। वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा कमर्शियल सैटेलाइट्स को यूक्रेन की मदद के लिए, यूक्रेन की मिलिटरी मदद के लिए यूज़ करवाया जा रहा है। इसको लेके रशिया ने वार्न किया वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि अगर आप इस तरह से कमर्शियल सैटेलाइट को मिलिट्री यूज़ में लेंगे, तो हम टारगेट कर सकते हैं हम आपकी आपकी कमर्शियल सैटेलाइट्स को, और इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक वार्निंग है। रशिया के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट रशिया ने ऑलरेडी किया हुआ है, 2021 में ये मिसाइल टेस्ट किया था रशिया ने, नवंबर 2021 में। तो रशिया एंटी सैटेलाइट मिसाइल से इन सैटेलाइट को, कमर्शियल सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस तरह से रशिया ने वार्न किया है वेस्टर्न कंट्रीज को। नेक्स्ट न्यूज़ है न्यूक्लियर वेपन को लेके। अभी हाल ही में जो यूएस के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन, इनके द्वारा कहा गया कि जो न्यूक्लियर क्लाउड चल रहा था, एक एक फियर ऑफ क्लाउड था कि रशिया के द्वारा न्यूक्स का यूज किया जा सकता है यूक्रेन वॉर में। इसको लेके बाइडेन के द्वारा कहा गया कि अगर इस तरह का न्यूक्स यूज किया जाएगा रशिया के द्वारा, तो ये एक सीरियस मिस्टेक होगी, जिसके काफी ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसको लेके अभी बाल्डाई डिस्कशन क्लब में राष्ट्रपति पुतिन का बयान आता है, जिसमें वो कहते हैं कि ही वॉन्ट यूज न्यूक्लियर वेपन्स इन यूक्रेन। उनका कहना था कि हमें ना जरूरत है, ना हमारी पॉलिटिकली कोई विल है इस तरह से कि हम न्यूक का यूज करें यूक्रेन में। हम कर सकते हैं, हमारा ऐसा डॉक्ट्रिन है, लेकिन हम करना नहीं चाहते, ऐसी कोई नीड हमें लग नहीं रही। साथ ही उन्होंने कहा, इसी पर्टिकुलर डिबेट में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी प्रेज किया कि वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू कर रहे हैं डिस्पाइट अटेम्प्ट टू स्टॉप हिम, कि उनके ऊपर काफी प्रेशर है उसके बावजूद भी। ये मेनली रशिया का एक एफर्ट था वो करने का, इंडिया, चाइना और कई एंट्री कंट्रीज को, क्योंकि रशिया को सपोर्ट की जरूरत है इस समय। तो ऐसे में इंडिया को प्रेज करना, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को प्रेज करना रशिया के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है रशिया यूक्रेन वॉर से लेके, वो है जर्मनी और ईयू को लेके। अभी जो जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं वो यूक्रेन की विजिट पे भी गए थे, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये एस्टिमेट दिया गया है कि जो डैमेज हुआ है यूक्रेन को, उसकी कॉस्ट लगभग $345 बिलियन के आसपास होगी। $345 बिलियन का डैमेज हुआ है यूक्रेन को, अगर दोबारा से रिबिल्ड करना है तो। इसी को लेके जर्मनी और ईयू के द्वारा वर्क किया जा रहा है किस पे, न्यू मार्शल प्लान पे। मार्शल प्लान की अगर हम बात करें, तो मार्शल प्लान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू किया गया था यूएसए के द्वारा मेनली, जिसमें जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री थी, इनको रिवाइव करना था, रिबिल्ड करना था। और इसी तरह का नया मार्शल प्लान की बात की जा रही है जर्मनी और ईयू के द्वारा, ताकि यूक्रेन को रिबिल्ड किया जा सके। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है रशिया डिफेंस मिनिस्ट्री की द्वारा, डिफेंस रशिया जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनकी अभी टॉक्स चल रही थी किसके साथ, यूके, टर्की और फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ। उस पर्टिकुलर टॉक में इनके द्वारा कहा गया कि यूक्रेन प्रिपेयर कर रहा है एक डर्टी बॉम्ब, और इसको यूक्रेन यूज कर सकता है रशिया के अगेंस्ट।
इसको लेके यूक्रेन की तरफ से बयान आ गया है। यूक्रेन का कहना है कि ये एक फ़ाल्स क्लेम है और इसने डिनाई किया है कि इस तरह का डर्टी बॉम्ब हम कोई यूज़ नहीं कर रहे। अगर कोई इस तरह से यूज़ कर सकता है और प्रिपेयर कर रहा होगा तो वो केवल रशिया होगा। साथ ही यूके, यूएस और फ्रांस तीनों देशों ने इस पर्टिकुलर क्लेम को रिजेक्ट कर दिया कि ये फ़ॉल्स क्लेम है। इसको लेके के अगर हम डर्टी बॉम्ब की बात करें तो डर्टी बॉम्ब जिसको कहते हैं ये मेनली बनता है जो हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स होते हैं, इनको रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ इनसे रेडियो एक्टिव मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसको फिर प्लेस कर दिया जाता है किसी कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव की तरह इसको यूज़ किया जाता है और इसको किसी गाड़ी में, किसी पर्टिकुलर व्हीकल में भी इंस्टॉल किया जा सकता है। इसी के साथ न्यूज़ है कि ब्लैक सी की जो फ्लीट है रशिया की, उस पे अभी मैसिव ड्रोन अटैक हुआ और ये ड्रोन अटैक के पीछे जो रशिया के द्वारा सीधा-सीधा कहा गया कि ये जो ड्रोन अटैक किया है, इसमें यूके और यूक्रेन इन्वॉल्वड हैं, यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस और उनके द्वारा ये ड्रोन अटैक किया गया है। इसको लेके रशिया ने अभी जो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव है, इसको हाल्ट कर दिया है। ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव शुरू हुआ था जुलाई में, जिसमें ये था कि ब्लैक सी से जो भी फूड सप्लाई को लेके या ग्रेन्स को लेके जो भी शिप्स जाएँगे, उनको किसी तरह का हार्म नहीं पहुँचाया जाए, ताकि जो ग्लोबल फूड क्राइसिस है, उसको ठीक किया जा सके और जो फूड इन्फ्लेशन है, उसको रोका जा सके। ये जुलाई में शुरू हुआ था और ये 19 नवंबर को दोबारा रिन्यू करना था अभी, लेकिन उससे पहले ये ब्लैक सी फ्लीट पे जो आक्रमण हुआ रशिया के, उसके बाद रशिया ने इसको होल्ड कर दिया। रशिया ने कहा कि मैं इसको ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव से हम बाहर निकल रहे हैं। ये यूएन बेस्ड डील थी मेनली, जिसमें यूएन, टर्की, रशिया और यूक्रेन इन्वॉल्व थे। रशिया ने इस डील को सस्पेंड कर दिया है अभी और इस डील का फायदा ये हुआ था कि जब से ये डील हुई थी लगभग 9 मिलियन टन के आसपास फूड ग्रेन एक्सपोर्ट हुए थे, जिससे फूड प्राइसेस काफ़ी कम हो गई थी पूरी दुनिया में और जो ग्लोबल फूड क्राइसिस की बात की जा रही थी, उसको कुछ समय तक राहत मिली थी। ये होने के बाद रशिया ने इस ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव को सस्पेंड कर दिया और उसके बाद मैसिव ड्रोन अटैक किए गए रशिया के द्वारा। रशिया की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन और यूके ने कैरिड किया ये मैसिव ड्रोन अटैक ब्लैक सी फ्लीट पे और उसके बाद रशिया की तरफ से कुछ और इल्ज़ाम लगाए गए यूके पे। उनका कहना था कि अभी जो नॉर्ड स्ट्रीम पे अटैक हुआ था, इस पर्टिकुलर जगह पे जो अटैक हुआ था नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पे, जो 2 अटैक हुए थे नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पे, ये यूके की नेवी ने ब्लो अप किया था। यूके की नेवी के द्वारा किया गया काम था। यूके की नेवी ने नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को तोड़ा था। इसके बाद से यूके का बयान आता है, यूके ने इसको मेनली डिनाई किया है। इसी तरह से एक और रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि लिज ट्रस जब ये फॉरेन मिनिस्टर थी, तभी से इनका फ़ोन हैक किया गया था, जिसमें रशियन एजेंट्स की बात की जा रही है कि रशियन एजेंट्स के द्वारा इनका फ़ोन हैक कर लिया गया था तभी से। उसी के तहत ये पता लगा, जो कि क्लेम किया जा रहा है रशिया के द्वारा भी और कई इंडिपेंडेंट मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा भी, कि यूके इज़ बिहाइंड नॉर्ड स्ट्रीम अटैक, जिसको मेनली अभी तक यूके ने डिनाई किया है। साथ ही रशिया के द्वारा अभी जब ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं यूके के, तो इसको लेके रशिया से इस तरह की पूछा गया कि क्या यूके के साथ रिलेशन ठीक हो सकते हैं? तो रशिया की तरफ से बयान आता है, नो होप फॉर पॉजिटिव शिफ्ट इन रिलेशंस अंडर सुनक। उनका कहना था कि ऐसा कोई पॉजिटिव शिफ्ट नहीं होगा, हमें कोई ऐसी होप नहीं है कि रशिया के साथ जो यूके के रिलेशन उनको ठीक सही किया जा सकता है। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आती है वो है, एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है यूएसए के द्वारा और यूएसए के द्वारा कहा गया है कि रशिया रिक्रूट कर रहा है यूएस ट्रेंड जो अफ़गान कमांडोज़ हैं, जिनको अफ़गानिस्तान में यूएसए के द्वारा और यूके के द्वारा ट्रेन किया गया था, इनको रशिया रिक्रूट कर रहा है यूक्रेन में। ये फॉर्मर नेशनल आर्मी कमांडो थे, जिनकी संख्या लगभग बताई जा रही है कि लगभग 20 से 30 हज़ार के आसपास हैं और जब तालिबान रिजिम अफ़गानिस्तान में आया, उसके बाद से ये छुपते हुए घूम रहे हैं, जिनमें से कुछ लोग पाकिस्तान में हैं, जिनमें से कुछ लोग ईरान में रह रहे हैं इस समय और इनको आवंटन कर दिया गया था यूएसए और उनके अलाइज़ कंट्री के द्वारा। अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि इनको रशिया की जो वैगनर ग्रुप है, वैगनर ग्रुप के द्वारा इनको रिक्रूट किया जा रहा है, ताकि इनको यूक्रेन फाइट में, यूक्रेन वॉर में रशिया की तरफ से इस्तेमाल किया जा सके और इनको अफ़गानिस्तान से ईरान और ईरान से फिर रशिया लाया जा सके।
क्योंकि अभी ये डेली वेजेस पे ही काम कर रहे हैं। इनकी अभी लाइफ को भी थ्रेट है बिकॉज ऑफ तालिबान। ऐसे में रशिया के द्वारा अगर अफगानिस्तान के इन सोल्जर्स को यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल किया जाता है तो ये अपने आप में एक चिंताजनक विषय है। वैगनर ग्रुप की अगर हम बात करें तो वैगनर ग्रुप ये प्राइम जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, इनकी एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। ऐसा बोला जाता है कि ये प्राइवेट आर्मी की तरह काम करती है व्लादिमीर पुतिन के लिए। इसको पीएमसी वैगनर बोलते हैं और ये रशिया का पहला मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसको प्राइवेट मिलिट्री कंपनी मर्सनरीज का नेटवर्क है और प्राइवेट आर्मी है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की, जो मेनली इसी तरह के रिक्रूटमेंट, स्पाई नेटवर्क और मर्सनरी का काम करती है। नेक्स्ट न्यूज है चाइना से रिलेटेड। चाइना में अभी कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस हुई थी जो कि 20वीं कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस थी जो कि बीजिंग में अभी आयोजित हुई थी। अगर चाइना की लोकेशन देखें तो ये चाइना की राजधानी है बीजिंग। यहीं पर है तकला मकान डेजर्ट, इसी के ऊपर है गोबी डेजर्ट जो कि मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है। यहीं पर है अल्तुन शान माउंटेन्स, इसी के नीचे है कुनलुन शान माउंटेन्स, यहीं पर तिब्बत और प्लेटू, उसके नीचे फिर आ जाता है साउथ में हिमालयाज। और यहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर और यहीं से निकलती है इंडस रिवर जो पाकिस्तान चली जाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है, उसके बाद बांग्लादेश से होते हुए इंडियन ओशियन में चली जाती है। बीजिंग में ये पर्टिकुलर कांग्रेस आयोजित हुई थी जिसका टाइमिंग था 16 से 22 अक्टूबर तक। ये 20वीं ऐसी कांग्रेस थी। 19 जो कांग्रेस हुई थी वो 2017 में आयोजित हुई थी और जब नेक्स्ट 21st कांग्रेस होनी है जो कि 2027 में आयोजित होनी है। इस कांग्रेस में लगभग 2300 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। नेशनल पार्टी कांग्रेस जिसको 2300 डेलीगेट्स हिस्सा लेते हैं, ये चूज करते हैं सेंट्रल कमेटी को जिसमें लगभग 380 मेंबर होते हैं और सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स चूज करते हैं पोलित ब्यूरो को जिसमें लगभग 25 के आसपास मेंबर होते हैं और पोलित ब्यूरो के मेंबर चूज करते हैं पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी को और पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी फाइनली चूज करती है जनरल सेक्रेटरी को जो कि अभी हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इसी कांग्रेस में राष्ट्रपति जी जिनपिंग को थर्ड टर्म की घोषणा की गई है कि थर्ड टर्म के लिए भी वो राष्ट्रपति बने रहेंगे और ये राष्ट्रपति जिनपिंग पहले लीडर होंगे, फर्स्ट लीडर हैं आफ्टर माओ। माओ जेडोंग के बाद ये पहले लीडर हैं जो कि 2 टर्म से ज्यादा रूल करेंगे और इनके लिए बोल दिया गया है कि ये ना केवल थर्ड टर्म के लिए बल्कि रूलिंग चाइना फॉर लाइफ, ये प्रोस्पेक्ट भी उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में रखा गया है कि चाइना को लाइफ टाइम के लिए रूल कर सकते हैं। जो कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम था, अब धीरे धीरे वो जिनपिंग के नेतृत्व में वन लीडर सिस्टम के रूप में कन्वर्ट हो चुका है जिसको जी एरा बोला जा रहा है। सी जिनपिंग सिक्योर्स थर्ड टर्म एज चाइना लीडर। अगर इस चीज की प्रिपरेशन देखी जाए तो ये कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं थी। तीसरे टर्म के लिए उनको चुना गया, इसके लिए काफी प्रिपरेशन सी जिनपिंग द्वारा की गई थी। उनके द्वारा पहली 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करवा दिया गया था और अमेंड करवा के रिन्यू करवा दिया गया था। ये जो 5 ईयर का जो टर्म होता है इसको रिमूव करा दिया गया था। साथ ही उन्होंने जो अपने लोएस्ट लिस्ट ऑफिसर थे उनको बेस्ट प्लेस पे, जितने भी उनके लोएलिस्ट ऑफिसर्स हैं उनको बेस्ट प्लेस पे हायर किया, 1 साल पहले ही उनको स्थापित कर दिया था। साथ ही उनकी जो एंटी करप्शन ड्राइव चल रही है जिसमें लगभग 5 मिलियन ऑफिशियल्स को प्रूव किया गया है, ये मेनली कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ये एंटी करप्शन ड्राइव ना होकर एक तरीका एनिमी ड्रिवन आउट ड्राइव है जिसमें जी जिनपिंग के जितने भी एनिमीज थे, राइवल्स थे, उनको किसी न किसी तरीके से करप्शन केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया है। इस ड्राइव में लगभग अब तक लगभग 50 लाख ऑफिशियल्स को, जिनमें कुछ आर्मी ऑफिशियल्स भी हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल भी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ ऑफिशियल्स भी हैं, उनको सबको जेल में डाल दिया गया है। इस पर्टिकुलर कांग्रेस में जी जिनपिंग के द्वारा बयान दिया गया जिसमें कुछ चीजें उन्होंने कहा। उनका कहना था एज द चाइनीज गोइंग सेइंग गोज, जिस चाइना में कहावत है, लास्ट लेग ऑफ जर्नी मार्क्स द हाफ वे पॉइंट, अचीविंग नेशनल रिजुविनेशन विल बी नो वॉक इन द पार्क,
इट विल टेक मोर देन ड्रम बीटिंग एंड गोंग क्लिंगिंग टू गेट देयर, कि ये इतना आसान काम नहीं है नेशनल रिजर्वेशन का, और इसके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों से नहीं, हमें बहुत बड़े बड़े कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। इन बयानों से चाइना की जो आने वाले समय में पॉलिसीज हो सकती हैं उन पर बहुत बड़ा प्रभाव दिखता है। चाइना विल एक्सेलरेट द बिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड क्लास मिलिट्री एंड स्ट्रेंथन इट्स एबिलिटी टू बिल्ड ए स्ट्रेटेजिक डिटरेंट कैपेबिलिटी। तो इस तरह के जो बयान आए हैं कि चाइना वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनाएगा और अपनी कैपेबिलिटी को इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि डेयर टू स्ट्रगल, डेयर टू विन, वेरी योर हेड्स एंड वर्क हार्ड, बी डिटरमिन्ड टू कीप फोर्जिंग अहेड, we must be ready to withstand high winds, choppy waters, and even dangerous storms. Confronted with drastic changes in the international landscape, especially external attempts to blackmail, contain, and blockade China, we have put our national interest first. तो सीधा सीधा राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया उन्होंने, नेशनल इंटरेस्ट की बात की, और साथ ही कहा कि जितने भी जो एक्सटर्नल फोर्सेज के द्वारा एक्सटर्नल अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं हमें ब्लॉकेड करने के, हमें ब्लैकमेल करने के, उनसे हम घबराएंगे नहीं और हमें हर तरीके से स्ट्रगल करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। हांगकांग को लेके उनका बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना हैज अचीव्ड कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल ओवर हांगकांग, टर्निंग इट फ्रॉम chaos टू गवर्नेंस। चाइना हैज आल्सो वेज्ड ए मेजर स्ट्रगल अगेंस्ट ताइवान सेपरेटिज्म and is determined and able to oppose territorial integrity. China must ensure Hong Kong is ruled by patriots and that the country will support Hong Kong in integrating with the mainland. One country, two system is the best system for Hong Kong and must be adhered to in the long run. हांगकांग को लेके, क्योंकि हांगकांग को लगभग एक तरीके से चाइना में उन्होंने मर्ज ही कर लिया है। हांगकांग में अभी भी दूसरा सिस्टम चलता है, वन कंट्री टू सिस्टम की जो बात करते हैं वो, हांगकांग में थोड़ी सी ऑटोनॉमी उन्होंने दी रखी है। और ताइवान को लेके जो बयान आया उनका, उनका ये था कि चाइनीज पीपल के ऊपर है कि रिजोल्व करे इस ताइवान इश्यू को, और चाइना विल नेवर रिनाउंस द राइट टू यूज फोर्सेस। ये जो बयान था ये काफी इंपॉर्टेंट था, जो कि काफी लोग अभी काफी समय से अंदेशा जता रहे हैं जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुई है कि चाइना भी इस तरह से रशिया की तरह ताइवान को अभी भी अटैक कर सकता है और कैप्चर कर सकता है। इसको लेके उन्होंने सीधा सीधा बयान दिया कि हम ताइवान को ऑटोनॉमी देंगे, वन पार्टी टू सिस्टम के तहत हांगकांग की तरह ही ऑटोनॉमी देंगे, लेकिन चाइना कभी भी विल नेवर रिनाउंस द राइट टू, लेकिन हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम फोर्स यूज नहीं करेंगे। हमें जब लगेगा हम फोर्स यूज कर सकते हैं, हम रिनाउंस नहीं करेंगे राइट टू यूज फोर्स, ये हमारा अधिकार है। अगर हमें लगेगा सेपरेटिस्ट मूवमेंट ज्यादा बढ़ रहा है तो हम फोर्स भी यूज कर सकते हैं। कोविड-19 को लेके जो जीरो कोविड पॉलिसी चल रही है, उसको लेके उनका बयान आया कि चाइना हैड प्रोटेक्टेड पीपल सेफ्टी एंड हेल्थ टू द हाईएस्ट डिग्री एंड अचीव सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिजल्ट इन कोऑर्डिनेटिंग एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। साथ ही उन्होंने ये लोकल वोट्स को जीतने की बात कही कि हमें जो आसपास के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने के लिए लोकल वोट्स को जीतना पड़ेगा। ये सीधा-सीधा एक तरीका इंडिकेशन था इंडिया के लिए, ताइवान के लिए और मेनली साउथ कोरिया वगैरह के लिए, जापान के लिए, जहाँ पर वो मिलिट्री टेंशन्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकल वोट्स को जीतने की बात कर रहे हैं कि हमें हाई पे पहुँचने के लिए ये जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की हमारी जो डिस्प्यूट्स हैं, इनको सही करना पड़ेगा, जिसमें एक इंडिया के साथ जो डिस्प्यूट है, उसके अलावा ताइवान के साथ जो डिस्प्यूट है। इसी के बाद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएसए के, एंटनी ब्लिंकन, इनका बयान आता है कि चाइना प्लान्स टू सीज ताइवान ऑन मच फास्टर टाइमलाइन, कि चाइना ताइवान को सीज करने के लिए बहुत जल्दी काम कर रहा है, और जल्दी ही, मतलब टाइमलाइन की अगर बात करें तो जिस चीज़ को हम डिले कर रहे थे, चाइना चाइना उसको अर्ली कर रहा है और जल्दी ही ताइवान को सीज कर सकता है। इसको लेकर उनका बयान आया। इसके बाद ताइवान की जो प्रेसिडेंट है ताई, इनकी तरफ से आया कि हम कोई बैक डाउन नहीं करेंगे, ये चाइना की तरफ से जो थ्रेट आ रहे हैं, एग्रेसिव थ्रेट आ रहे हैं, इनकी तरफ से हम बैक डाउन नहीं करेंगे। साथ ही जी जिनपिंग की तरफ से बयान आया कि चाइना विल गिव प्रायोरिटी टू प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को लेकर उन्होंने बात कहा कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, ग्रीन कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे। ये एसेंशियल है मॉडर्न सोशलिस्ट कंट्री के लिए। चाइना हैड मेड प्रोग्रेस इन टैकलिंग एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स एंड वो टू बेसिकली एलिमिनेट हैवी एयर एंड वाटर पोल्यूशन, बर्निंग ब्रिंगिंग सोइल कंटामिनेशन अंडर कंट्रोल, वो टू कंटिन्यू एनर्जी रिवोल्यूशन एंड प्रमोट टू क्लीन यूज ऑफ कोल। तो एनवायरनमेंट को लेके उनका जो बयान था ये सामने आया, जिसमें चाइना का उन्होंने व्यू दिखाया कि हम एनवायरनमेंट को लेकर कितने सजग हैं। बीजिंग अपोज्ड है। साथ ही उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के लिए कहा कि हम कोल्ड वॉर मेंटेलिटी को अपोज करते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। चाइना रिजोल्यूटली अपोज ऑल फॉर्म ऑफ हेजीमोनी एंड पावर पॉलिटिक्स, जो कि सीधा सीधा यूएसए और ईयू कंट्रीज के लिए, मेनली ईयू के लिए था, कि अपोज करते हैं हम कोल्ड वॉर मेंटेलिटी को, इंटरफेयर करना हमारी कंट्रीज को इन अदर कंट्रीज डोमेस्टिक पॉलिसीज, अपोज डबल स्टैंडर्ड्स।
साथ ही रेजोल्यूशन जो पास हुआ इसमें कहा गया है कि जी जिनपिंग का थॉट ऑन सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक फॉर ए न्यू एरा इज द मार्क्सिज्म ऑफ कंटेम्पररी चाइना एंड ऑफ 21st सेंचुरी एंड एम्बॉडीज द बेस्ट चाइनीज कल्चर एंड एथोस ऑफ दिस एरा। तो इस रेजोल्यूशन में कहा गया कि शी जिनपिंग का जो थॉट है सोशलिज्म को चाइनीज कैरेक्टर से मिलाने के लिए ये नई एरा का मार्क्सिज्म है कंटेम्पररी चाइना के लिए और 21st सेंचुरी के लिए। और चाइना के लोगों को इसके लिए इसको फॉलो करने के लिए बोला गया है कि इसको फॉलो करना ही मेन मकसद है। इसी समय में एक और न्यूज़ निकल के आई, वो थी प्रोटेस्ट हो रहे थे चाइना में। शी जिनपिंग के नो टू ग्रेट लीडर्स पोस्टर लगे हुए थे, गुड बाय जिनपिंग पोस्टर लगे हुए थे। ये प्रोटेस्ट हो रहे थे मेनली कोविड के जो हार्श लॉकडाउन चाइना में लग रहा है उसको लेके, और चाइना की जो पॉलिसी है शी जिनपिंग का जो ऑथोरिटेरियन रिजिम है उसके खिलाफ ये मेनली प्रोटेस्ट हो रहा था। अगर बात करें शी जिनपिंग की, तो शी जिनपिंग पॉलिटिकल माओ जेडांग का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल पावर आती है बैरल ऑफ गन से। और ये शी जिनपिंग के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलती है कि ये पहले जो चीफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है चाइना का, उसके चेयरमैन थे प्रेसिडेंट बनने से पहले। तो इनके पास जो पावर पॉलिसीज थी, पावर पॉलिटिक्स थी, उसमें इनका पहले हिस्सा था, बाद में प्रेसिडेंट बने। साथ ही ये सेंट्रल जो मिलिट्री कमीशन है, ये काम करता है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो पीपल लिबरेशन आर्मी है चाइना की, उसको देखता है। साथ ही नेशन की सिक्योरिटी को देखता है और देखता है फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को, और डायरेक्ट करता है जो 5 थिएटर कमांड है उनको। और शी जिनपिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वो जो पीपल लिबरेशन आर्मी है इसको कंप्लीट मॉडर्नाइज करें, और 2035 तक 2035 तक इसको कंप्लीट मॉडर्नाइज कर दें, और साथ ही 2049 तक 2049 तक इसको वर्ल्ड क्लास फोर्स बनाए, वर्ल्ड क्लास फोर्स बनाए। ये इनका मोटिव है। एंटी करप्शन की अगर बात करें, तो जो एंटी करप्शन ड्राइव इन्होंने चला रखी है, जिसपे हम चर्चा कर चुके हैं एंटी करप्शन ड्राइव पे, जो कि मेनली चलाई गई थी अपने लोगों को, अपने राइवल्स को खत्म करने के लिए कुछ तरह से। जो सेंट्रल कमीशन ऑफ डिसिप्लिनरी इंस्पेक्शन है, इसमें लगभग 5 मिलियन लोगों को पनिशमेंट मिली है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है जिंगजियांग रीजन की। जिंगजियांग रीजन ये वाला रीजन है, और जिंगजियांग रीजन में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं चाइना के द्वारा। और जो उइगर मुस्लिम है, इनके ह्यूमन राइट वायलेट किए जा रहे हैं। इसको लेके एक रेजोल्यूशन आता है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में, और इस रेजोल्यूशन पे, ये रेजोल्यूशन मेनली लाया गया है यूएस, यूके और कनाडा के द्वारा, जिसमें 17 देशों के द्वारा फेवर किया गया, साथ ही 19 देशों के द्वारा इसको रिजेक्ट किया गया, और लगभग 11 देशों ने इसको एब्सटेन किया। इंडिया भी एब्सटेन करने वाले कंट्रीज में था, इंडिया के द्वारा भी इस प्रपोजल को एब्सटेन किया गया। कई लोगों के द्वारा कहा गया कि इंडिया ने सेल्फ गोल किया है, इंडिया को एब्सटेन नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये इंडिया की अपनी डिप्लोमेसी है। इंडिया अभी उस कंडीशन में नहीं है जहां वो चाइना से, इंडिया अभी उसी पॉलिसी पे चल रहा है जिसमें चाइना चलता था किसी समय पे, कि जब तक आप ग्रो नहीं कर सकते तब तक आपको साइलेंटली काम करना है। तो इंडिया वो काम कर रहा है, जहां इंडिया को अपने बात रखनी होती है ग्लोबल ऑर्डर में, वहां इंडिया रख रहा है। इसको लेके इंडिया ने अभी एब्सटेन किया। और जितने भी कंट्री थे जिन्होंने नो किया था, जिन्होंने इसको रिजेक्ट किया था इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को, उनमें ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज थी। अगर इंडोनेशिया की बात करें, तो इंडोनेशिया जिसमें लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है दुनिया की, उस पर्टिकुलर कंट्रीज ने भी इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को अपोज किया, इसको रिजेक्ट किया। तो ऐसे में इंडिया से ये आशा रखना कि इंडिया इसको फेवर करेगा, ऐसे में जब इंडिया के साथ चाइना की काफ़ी सारी दिक्कत चल रही है, तो ये डिप्लोमेसी की ऑलमोस्ट भी नहीं है। इंडिया नहीं चाहता कि अभी वो चाइना से किसी भी तरह का दुश्मनी मोल ले या किसी भी तरह का एस्केलेशन ले। साथ ही इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उनकी तरफ से बयान आया था। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कैटेगोरिकली सीधा सीधा इसको एब्सटेन कर दिया। इंडिया ने इसके लिए अपना स्टेटमेंट भी दिया। इंडिया का कहना था कि इंडिया हैड टेकन नोट ऑफ OSCHR असेसमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स कंसर्न इन द जिंगजियांग
Uyghur Autonomous Region, People's Republic of China. The human rights of the people of Xinjiang Uyghur Autonomous Region should be respected and guaranteed. We hope that the relevant party will address the situation objectively and properly. तो ऐसे करके इंडिया का इस पर्टिकुलर टॉक पे बात भी हुई। इसके बाद चाइना के द्वारा ब्लॉक किया गया प्रपोजल, इंडिया के द्वारा जो प्रपोजल था, इंडिया की जो विड थी यूएन में, जो एलईटी लश्कर तैयबा के लीडर हैं शाहिद महमूद, इनको ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने के लिए 1267 अलकायदा की जो सेक्शन कमेटी है, अलकायदा सैंक्शन कमेटी में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको चाइना ने दोबारा से ब्लॉक कर दिया। और ये पांचवा ऐसा फिफ्थ ऐसा ब्लॉकेट था जो चाइना के द्वारा किया गया। इससे पहले चाइना के द्वारा जो लश्कर तैयबा के हाफिज ताहा सईद, जो कि हाफिज सईद के बेटे हैं, इनका प्रपोजल लाया गया था, इसको चाइना के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया था। उससे पहले अब्दुल रहमान मक्की, जो कि जून में लाया गया था प्रपोजल, जो कि ब्रदर इन लॉ हैं हाफिज सईद के, इसको चाइना के द्वारा ब्लॉक किया गया। जैश ए मोहम्मद के जो टेररिस्ट हैं अब्दुल रौफ अजहर, इनके खिलाफ जो लाया गया था, इसको भी चाइना द्वारा बिटो किया गया। और उससे पहले लश्कर तैयबा के साजिद मीर, जो कि अभी लेटेस्ट था, साजिद मीर के खिलाफ जो प्रपोजल लाया गया था, रेजोल्यूशन लाया गया था, जिसकी जो कि इनके ऊपर 26/11 का 26/11 को ऑपरेट करने का आरोप है। और साजिद मीर के ऊपर $5 मिलियन की हेड बाउंटी है यूएसए के द्वारा। इसके खिलाफ भी जो रेजोल्यूशन लाया गया, इसको बीटो किया गया चाइना के द्वारा। इसको लेके डॉक्टर एस जयशंकर ने स्लैम भी किया था चाइना को, जब वो यूएन जनरल असेंबली के लिए यूएसए में थे। उनके द्वारा कहा गया था कि द यूनाइटेड नेशन रेस्पॉन्ड टू टेररिज्म बाय सैंक्शनिंग इट्स परपेट्रेटर्स, दोज हु पॉलिटिसाइज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 sanctions regime, sometimes even to the extent of defending proclaimed terrorist। कि कुछ लोग हैं जो पॉलिटिसाइज करते हैं इस पर्टिकुलर सैंक्शंस रिजीम को, और इस एक्सटेंट तक चल जाते हैं कि प्रोक्लेम टेररिस्ट को डिफेंड करते हैं। डू सो एट देयर ओन पेरिल, अपनी इच्छा पे। बिलीव मी, दे एडवांस नाइदर देयर ओन इंटरेस्ट नॉर इंडिड देयर रेपुटेशन। इनका कहना था कि वो ना तो उनके कोई इंटरेस्ट सर्व होते हैं इस पर्टिकुलर चीज से, ना उनकी कोई रेपुटेशन बनती है इस पर्टिकुलर चीज से। तो इस तरह से उन्होंने सीधे सीधे इनडायरेक्टली चाइना को स्लैम किया था। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है पाकिस्तान से रिलेटेड, कि पाकिस्तान नो लॉन्गर इन ग्लोबल टेरर वॉचडॉग एफएटीएफ ग्रे लिस्ट। कि पाकिस्तान को जो 2018 से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था एफएटीएफ की, उससे बाहर निकल गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर लोकेशन देखें तो ये पाकिस्तान की लोकेशन है, एक तरफ अफगानिस्तान है, इधर इंडिया है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन है, जो पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है, इंडियन रीजन है। ये हिंदू कुश पर्वतमाला है, यहीं पर है खैबर पास, ये देख सकते हैं आप। काबुल रिवर है, ये काबुल रिवर आती है अफगानिस्तान से, जो कि इंडस में मिलती है, ये इंडस रिवर है। यहीं पर है चेनाब रिवर। एफएटीएफ की अगर हम बात करें तो एफएटीएफ की स्थापना हुई थी 1979 में G7 कंट्रीज के द्वारा पेरिस में। मेनली हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। उसके बाद 2001 में 9/11 के बाद इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी जोड़ दिया गया। और 2012 में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए जो फाइनेंसिंग होती है उसको भी इसमें जोड़ा गया। भारत इसका सदस्य बना 2010 में। एफएटीएफ का काम है जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग, इनके लिए जो भी देश सेफ हेवन उपलब्ध कराते हैं, उनको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। एफएटीएफ जो प्लेनरी है, एफएटीएफ प्लेनरी, इनके साल में 3 सेशन होते हैं, और ये मेनली डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो सारे काम करती है। इनके 3 सेशन होते हैं साल में, 3 मीटिंग्स होती हैं लगभग पर ईयर। और 2 लिस्ट निकालता है एफएटीएफ। एक लिस्ट है ग्रे लिस्ट, एक है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान था, ग्रे लिस्ट में और भी 20 से अधिक कंट्री अभी भी हैं, जिनको एक तरह से वार्निंग लिस्ट बोला जाता है, इसको वार्निंग के रूप में, कि आगे अभी आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, इन सेफ हेवन को खत्म कर सकते हैं। ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगाए जाते हैं। ब्लैक लिस्ट में अगर आप देखें तो इनको नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज बोला जाता है, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज टेरिटरी। इसमें अभी 3 देश हैं, ईरान,
नॉर्थ कोरिया और हाल ही में म्यांमार को जोड़ा गया है। 3 कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट में अभी इस टाइम डाला गया है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद अब जो ईयू और आईएमएफ से जो फंड्स अवेलेबल हैं, वो मिल सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उसके अलावा जो अभी फ्लड आई है पाकिस्तान में, उसकी वजह से जो मैसिव फ्लड्स आई हैं, जिसमें लगभग 1500 के आसपास लोगों की जान चली गई है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान को फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसे में ये ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना इंडिया के द्वारा ऑब्जेक्ट भी किया गया है इनडायरेक्ट वे में। इंडिया के द्वारा कहा गया है कि ये कहीं न कहीं यूएसए के द्वारा किया गया है, कि यूएसए की कृपा से ही ये एफएटीएफ ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है, क्योंकि ऐसा कोई सेफ हेवन पाकिस्तान ने अभी खत्म नहीं किए हैं टेररिस्ट को लेके। साथ ही एक और न्यूज़ आती है, वो है पाकिस्तान चाइना की, कि पाकिस्तान चाइना भी 3 नए कॉरिडोर जो लॉन्च करने वाले हैं सीपेक के बाद। सीपेक कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो ये सीपेक कॉरिडोर है, जो कि काशगर से ग्वादर तक जाता है, चाइना के जिनजियांग रीजन से बलूचिस्तान रीजन तक, जो कि इंडियन टेरिटरी से गुजरता है, ये वाली टेरिटरी से, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और इंडिया का ऑब्जेक्शन सिर्फ इसी बात पे है कि ये पीओके से, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो इंडिया का पार्ट है, इससे गुजरता है। अभी जो न्यूज़ आ रही है वो यही है, पाकिस्तान चाइना 3 नए और कॉरिडोर लॉन्च करने वाले हैं, जिनमें से एक कॉरिडोर होगा चाइना पाकिस्तान ग्रीन कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान हेल्थ कॉरिडोर, एक है चाइना पाकिस्तान डिजिटल कॉरिडोर। इसको लेके ये अभी एक रिपोर्ट ही आई है, इसमें फाइनल डिस्कशन जब पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर चाइना विजिट पे जाएंगे उसके बाद ही पता लग जाएगी। तब तक के लिए हम इसको देखते हैं। इस तरह से आज की न्यूज़ हमारी खत्म होती है अक्टूबर महीने की। नेक्स्ट जो सेशन है वो आपको 10 नवंबर को अवेलेबल होगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे 1 तारीख से लेके 9 नवंबर के बीच में हुए वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहिए अनलॉक जीएस अकेडमी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।